अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आपने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम यूनिट नंबर 2 के की पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे और इस यूनिट की रीडिंग भी की होगी, तो आप उसकी मदद से चूज़ द करेक्ट ऑप्शन कर लेंगे और इसकी पिक्चर बनाकर मुझे सेंड करेंगे। इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स और करेक्ट द स्टेटमेंट इफ़ इट इज़ फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट देखें, द बॉडी नीड्स ओनली वन टाइप ऑफ फूड टू कीप इट वर्किंग प्रॉपरली। तो इसमें नहीं, आप लिखेंगे वन जो है वो गलत है, इसको करेक्ट करके ऑल टाइप ऑफ फूड लिखेंगे। एंजाइम्स ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, ये ट्रू है। फिर उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, नो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक गलत है यहाँ पर। थिक वॉल ऑफ एल्वोलाई हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, नो थिन वॉल ऑफ एल्वोलाई। मोस्ट वेन्स कैरी ब्लड रिच विद ऑक्सीजन एंड फूड, वेन्स नहीं आर्टरीज कैरी करती हैं। अच्छा, ये हमारा हो गया। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स की तरफ आ जाएं। पहला है व्हाट रोल डू द मसल्स प्ले इन डाइजेशन। तो मसल्स क्या रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में? सबसे पहले आप लिखेंगी टंग जो है वो हमारा एक मसल ही है, तो वो जो है वो क्या करती है खुराक की। आप कहेंगे कि मसल्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रोलिंग का काम करती है, और क्या करती है? मिक्सिंग एंड मैशिंग, रोलिंग मिक्सिंग एंड मैशिंग ऑफ फूड। मसल्स ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रोलिंग का, फूड की रोलिंग, मिक्सिंग एंड मैशिंग ऑफ फूड। ठीक हो गया। उसके बाद जो है इन डाइजेशन, ये भी साथ लिख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद नेम ऑल द फूड ग्रुप्स एंड देयर फंक्शन। तो इसके लिए आप पेज नंबर आ जाएं, ये पेज नंबर 21 पर आप आ जाएं। पेज नंबर 21, इधर एक फ्लो चार्ट सा दिया हुआ है, उसमें आप फूड ग्रुप की एक कॉलम बना लें और दूसरा उसके फंक्शन ऑफ फूड ग्रुप। तो आप पहले ये सारे लिख लेंगे, इनके नाम: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइबर, वाटर। अच्छा, आप ऐसे कर ले कि इसके सोर्स भी लिख लीजिएगा। तो फंक्शन कार्बोहाइड्रेट्स क्या परफॉर्म करते हैं? एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद प्रोटीन जो है वो फॉर सेल ग्रोथ एंड रिपेयर, फैट्स जो है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करती है, विटामिन्स ये फॉर हेल्दी सेल्स, और ये फाइबर जो है हेल्प्स फूड मूविंग थ्रू द इंटेस्टाइन। और उसके बाद सोर्सेज इनके क्या हैं ये भी लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन आप बना लेंगी, नेम ऑल द फूड ग्रुप्स, देयर फंक्शन एंड देयर सोर्सेज। ये क्वेश्चन में आप लिख लेंगी, तो तीनों कॉलम आपके बन जाएंगे। उसके बाद आप करें अरेंज दीज वर्ड्स इन सच अ वे टू शो हाउ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर रिचेज इनटू योर ब्लड। तो ये दिए हुए वर्ड्स, इनको सीक्वेंस में आपने लिखना है कि कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो पहले नंबर पर आपका आ जाएगा एयर, इसको 1 कर दें। नंबर 2 पे आ जाएंगे नॉस्ट्रिल्स, ये नंबर 2 नॉस्ट्रिल्स। नंबर 3 पे आ जाएंगे नेजल कैविटी। नंबर 4 पे आ जाएगा ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया डिवाइड होगा ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके ब्रोंकियोल 6 पे आ जाएगा। और उसके बाद 7 पे आ जाएगा एल्वोलाई, और 8 पे आ जाएगा कैपलरीज, ब्लड कैपलरीज। ये 8 जो हैं वर्ड्स हैं और उनकी मैंने आपको तरतीब बता दी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ एयर मूवमेंट इन और आउट। तो इसकी एक एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है कि जब आप रोते हैं तो एयर मूवमेंट कैसी होती है? आउट होती है। ज़ोर लगाकर जब आप सही रोते हैं तो एयर की मूवमेंट आप कैसे कर रहे होते हैं? बाहर की तरफ। लाफ के दौरान जब आप हंसते हैं तो एयर मूवमेंट इन होती है, आप इसके ऊपर लिख लें इन। और उसके बाद स्नीज जब आप करते हैं तब भी एयर मूवमेंट इन होती है। गैस आप करते हैं तो ये यानी जब गैस उसको कहते हैं जब आप कोई सरप्राइज़ आपको मिलता है तो आप जैसे सांस लेते हैं ना, सरप्राइज़ जब आप मिले ऐसे करते हैं आप, तो वो इन है। साय जैसे ठंडी सांस लेना, यानी कोई काम आपसे ना हो रहा हो या ड्यूरिंग थकावट जो है वो आप कैसी सांस लेते हैं? एक लंबी सी सांस लेते हैं, लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं, उसको आप कहेंगे कि
उसके बाद आप आउट करते हैं, एयर मूवमेंट आउट होती है। साई में आउट, कफ के दौरान भी आउट है। और यान कहते हैं ऊँघना, जैसे आप बैठे बैठे आप नींद करने लग जाते हैं तो तब भी आप ब्रीथ इन कर रहे होते हैं, यानी एयर की मूवमेंट क्या होती है, इनवर्ड। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद लिस्ट द सब्सटेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। क्या क्या ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें आप लिख लें कि न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, यानी गैसेस में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद दूसरे वेस्ट, वाटर भी आ जाएगा और दूसरे वेस्ट आ जाएंगे। तो ये जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ब्लड, आपने नाम लिख लिए होंगे। और उसके बाद कंपेयर द सर्कुलेटरी सिस्टम टू द रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, विच पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिमिलर टू। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आप कंसिडर करें एक रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मुताबिक, तो फिर जो ये पार्ट उन्होंने दिए हुए हैं यानी रोड, व्हीकल्स, तो ये क्या क्या हैं उनमें। तो रोड जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। रोड क्या है, हमारे ब्लड आर्टरीज, वेन्स, ये सारे जो हैं वो रोड्स का काम करते हैं। और व्हीकल क्या है, ब्लड है इसमें। और द पैसेंजर इन द व्हीकल, व्हीकल में पैसेंजर क्या है, तो वो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, गैसेस का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और वेस्ट हैं। तो ये व्हीकल्स हैं, ये भी हो गया। उसके बाद गिव डिटेल आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट अ स्टोरी अबाउट द जर्नी ऑफ पीस ऑफ ब्रेड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, तो आप जो है एक ब्रेड के पीस का जर्नी लिखें कि कैसे कैसे आप पहले आप ये जो आपको मैंने डायग्राम करवाई थी इसी के मुताबिक ये आपने खुद ही करना है कि कैसे आपने ब्रेड का एक पीस माउथ में डाला, उसके ऊपर क्या किसने पहले पहले काम किया, आप उसके मतलब किस किस पार्ट ने पार्टिसिपेट किया, ये सारा आप ऐसे लिखते जाएंगे और आखिरी पॉइंट तक आप लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका खुद का काम है, ये मैं देखूंगी कि आपने कैसे किया है। सारा का सारा वही होगा, सिर्फ फूड में आपने क्या ऐड कर देना है कि आपकी क्या है वो ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये मैं आपको पॉइंट्स बताती जाती हूँ, आप लिख लें। अब दो कॉलम बनाएंगी आप, जिसमें आप एक तरफ लिखेंगी एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी तरफ आप लिखेंगी एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका पहला पॉइंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आप लिखेंगी पहला पॉइंट, एनारोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। नंबर 2, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, यानी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस। और एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ एटीपीज। एटीपीज कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है जिसे कहते हैं। तो आप बस सिंपली यही लिख लें कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ एटीपीज पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एनर्जी इसमें यानी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एटीपी, ए कैपिटल, टी कैपिटल, पी बी कैपिटल, पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एटीपी पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यानी ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, थर्ड पॉइंट ये हो गया आपका। चौथा पॉइंट आपका आ जाएगा यूज व्हेन हार्ट रेट राइज। अच्छा, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कब यूज़ होती है, जब आपका जो हार्ट रेट है वो क्या होता है, राइज। यूज यानी आप लिखेंगी एरोबिक रेस्पिरेशन इज यूज्ड व्हेन हार्ट रेट राइज। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 to 2 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो पहले 1-2 मिनट में एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज़ होती है। क्या आप चौथा पॉइंट कैसे लिखेंगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट 1 to 2 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। पांचवा पॉइंट एग्जाम्पल ऑल ऑर्गेनिजम्स में ये होती है, यानी पांचवा पॉइंट आप लिखेंगी एग्जाम्पल का कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस में यूज़ होती है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म में यूज़ होती है और सम यीस्ट में भी। एग्जाम्पल में आप लिखेंगी
यूज्ड इन ऑल एग्जांपल में आप ऐसे लिखें कि एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड सम यीस्ट। अच्छा, और फिफ्थ पॉइंट एनारोबिक रिस्पायरेशन का आप कैसे लिखेंगी, ये किस में एग्जाम्पल इसकी फिर आप देंगी इसकी एग्जाम्पल, यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन की एग्जाम्पल यीस्ट, बैक्टीरिया, सील्स एंड वेल्स, यानी वो एनिमल्स, ब्रैकेट में आप लिख लें वेल्स के आगे आप लिख लें एनिमल्स दैट ड्राइव डीप इनटू द ओशन, यानी जो बहुत गहराई में रहते हैं ना ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है। तो इसकी एग्जांपल क्या है एनारोबिक रिस्पायरेशन की, यीस्ट में, बैक्टीरिया, सील्स एंड वेल्स, और ब्रैकेट में आप लिख लें एनिमल्स दैट ड्राइव डीप इनटू द ओशन। अच्छा, ये 5 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद छठा पॉइंट है इसके एरोबिक रेस्पायरेशन के एंड प्रोडक्ट्स, यानी एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशंस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या लिखेंगी छठा पॉइंट, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशंस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसका छठा पॉइंट एनारोबिक रेस्पायरेशन का लिखेंगी, end products of anaerobic respiration are lactic acid, ethanol and carbon dioxide। अच्छा, इसमें आप ये भी लिख लें कि लैक्टिक एसिड जो है वो एनिमल्स में, लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट ऑफ anaerobic respiration in animal is lactic acid, while ethanol and carbon dioxide in plant, यानी एनिमल्स में एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, लैक्टिक एसिड, और प्लांट में एनारोबिक रिस्पायरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, ये हो गए। और सातवां पॉइंट आप लिख लें कि एरोबिक रिस्पायरेशन इज अ स्लो प्रोसेस वाइल एनारोबिक रिस्पायरेशन इज अ फास्ट प्रोसेस। ठीक है, बस ये हो गए आपके पॉइंट्स एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन की आपने इसको डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। उसके बाद आप आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ डू द डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड बॉडी सेल विद द मटेरियल दे नीड। पहले तो मैंने सोचा था कि आपको खुद ही ये कह दूं, लेकिन फिर शायद आपको थोड़ा मसला हो, तो है ये तीनों पे शुरू स्टार्ट से ही हम यही पढ़ रहे हैं कि तीनों जो ये सिस्टम्स हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं। तो आप इसका आंसर लिख लें, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। अच्छा, इसको ऐसे कर लेते हैं कि हाउ डू द डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड बॉडी सेल्स विद द मटेरियल दे नीड। इसका आप आंसर, पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो आप इसका आंसर ऐसे लिखें कि आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम takes in oxygen from the air. It also gets rid of carbon dioxide। ठीक है, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बारी आ जाती है। फिर आप लिखेंगे आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स थ्रू आवर बॉडी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, चूँकि पहले उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की है तो हम उसके बारे में लिखेंगे, फिर रेस्पायरेटरी सिस्टम की बात की है तो हम उसके बारे में लिखेंगे, देन वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। तो उसमें आप पहले लिखेंगे आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। आवर रेस्पायरेटरी सिस्टम टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, इट आल्सो गेट्स रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। And our circulatory system carries oxygen, water and nutrients to cells through our body. Cells throughout our body. Cells throughout our body. अच्छा, कि जो इन डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के नतीजे में जो न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं उनको लेकर जाने वाला कौन है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है और कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, तो ये आपने बता दिया। उसके बाद एक आपको डायग्राम दी हुई है जिसमें शो कर रही है स्टार्च की डाइजेशन को
इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो इससे भी आप जो आपको क्वेश्चन मैंने खुद से करने को कहा है, इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि कैसे स्टार्च की डाइजेशन हो रही है। अच्छा, इसमें आपको डायग्राम दिखाई हुई है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन गेट इनटू द ब्लड, स्टार्च मॉलिक्यूल्स कैन नॉट गेट थ्रू द इंटेस्टाइन वॉल। ये ब्लड में इनका फ्लो दिखाया हुआ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है और स्टार्च मॉलिक्यूल भी दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन ये है कि नेम द फूड मॉलिक्यूल एंड न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल इन द फिगर। तो आपको पता है कि फूड मॉलिक्यूल क्या है, वो है स्टार्च, ये आपको बताया हुआ है इधर। फूड मॉलिक्यूल इज स्टार्च वाइल द ग्लूकोज इज न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। ग्लूकोज जो है वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल है और स्टार्च जो है वो फूड मॉलिक्यूल है। हाउ स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, कैसे कन्वर्ट होता है आपको पता है कि स्टार्च की डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया है कि स्टार्च की डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं जो कि स्लाइवा स्क्रीट करते हैं और स्लाइवा ही जो है वो स्टार्च पर अमल करके उसको क्या बना देता है, शॉर्ट ग्लूकोज चेन बना देता है। आप यही लिखेंगी सारा कि हाउ स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो पहले आप लिखेंगी द डाइजेशन ऑफ स्टार्च is started in the mouth. The mouth contains salivary glands which secrete the saliva, and saliva act upon the starch and change into short glucose chains. And in the small intestine, the short glucose chains are converted into maltose, and then maltose is converted into glucose. तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टार्च। इसकी डाइजेशन इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव टू बी डाइजेस्टेड बट स्टार्च मॉलिक्यूल्स डू। क्यों ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर डाइजेस्ट नहीं होता जबकि स्टार्च मॉलिक्यूल को डाइजेशन इसकी ज़रूरी होती है। एक्सप्लेन दिस डिफरेंस। तो आप बताएंगे कि ग्लूकोज इज़ अ सिंपलर मॉलिक्यूल, क्योंकि वो सिंपलर मॉलिक्यूल है, वो ब्लड कैपिलरीज का हिस्सा बन सकता है। तो वो जो है आप क्या लिखेंगे कि ग्लूकोज इज़ अ स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड इट इज़ इमीडिएटली यूज्ड एज एनर्जी मॉलिक्यूल, whereas starch is a large molecule and we cannot use it without its digestion। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी आपको कि ग्लूकोज जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल है और वो इमीडिएटली यूज हो सकता है एज एनर्जी मॉलिक्यूल के तौर पर, जबकि स्टार्च जो है वो एक लार्ज मॉलिक्यूल है और उसकी डाइजेशन के बगैर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक टेबल सा दिया हुआ है जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर्स दिखाए गए हैं और एक्सेल्ड एयर और इनहेल्ड एयर के बारे में बताया गया कि कितनी परसेंटेज ये शो करते हैं। जब हम रिस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो इनहेल्ड एयर में 21% होती है। ठीक है, यानी 21% हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि रिस्पायरेशन के अमल के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होती है, तो उसके लिए ऑक्सीजन का होना एक सफिशेंट अमाउंट में ज़रूरी होता है। तो 21% इनहेल्ड एयर में होती है ऑक्सीजन और एक्सेल्ड एयर में ये कितनी परसेंट हो जाती है? 16%। बाकी कितनी परसेंट हम यूज़ कर लेते हैं ये सारी ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब हम इनहेल्ड एयर इनहेल कर रहे होते हैं एयर, तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 0.04% होती है, यानी 0.04% हम ले रहे होते हैं और जो इनहेल कर रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं, वो कितनी 4%। जाहिर बात है क्योंकि उसका जो है वो रेस्पायरेशन का जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसके नतीजे में पैदा हो रही होती है, जो हम अंदर से बाहर निकालते हैं, एक्सपेल्ड आउट करते हैं उसको, तो वो 4% होती है एक्सहेल्ड एयर में। नाइट्रोजन जो है 78% पाई जाती है इनहेल्ड एयर में भी और एक्सहेल्ड, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होता, ये ना यूज़ होती है और ना प्रोड्यूस होती है। वाटर वेपर्स क्या हैं? वेरिएबल हैं और सेचूरेटेड में इनहेल्ड एयर में वेरिएबल होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं और सेचूरेटेड भी हो सकते हैं एक्सहेल्ड एयर में। अच्छा, उसके बाद वाई ऑक्सीजन, ये अब क्वेश्चन उन्होंने ये देकर एक टेबल देकर आपको परसेंटेज बता दी है
इनहेल्ड एयर में भी और एक्सहेल्ड एयर में भी। अब उन्होंने वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई ऑक्सीजन परसेंटेज इज रिड्यूस्ड इन द एयर दैट इज़ ब्रीथड आउट। जब आप जो हवा आप सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं उसमें क्यों ऑक्सीजन की परसेंटेज कम हो चुकी होती है? क्यों कम हो चुकी होती है? बिकॉज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन इज़ यूज्ड अप, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है। अमाउंट ऑफ विच गैस रिमेन्स अनचेंज एंड वाई? कौन सी गैस का जो अमाउंट है वो अनचेंज रहता है? तो नाइट्रोजन का रहता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ नीदर यूज्ड अप नॉर प्रोड्यूस। अच्छा, वाई कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज इज़ इंक्रीज्ड इन द एक्सहेल्ड एयर? क्यों कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है एक्सहेल्ड? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही होती है।